शर्म की बात है कि अभी भी इतना बड़ा ड्राइव एसआईआर का चल रहा है और इलेक्शन कमिश्नर अब तक जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपने पक्ष को नहीं रखे हैं और सूत्रों से खबर मिलती रही है। चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है। और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। यह काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। बिहार विधानसभा में वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के बीच बहस हो गई। इसके जवाब में नीतीश कुमार उठे तो सही, मगर तेजस्वी यादव के खानदान की बात गिनाने के लिए एसआईआर पर कुछ नहीं कहा उन्होंने। हम आपके सामने ईमानदार और बेखौफ पत्रकार मिस्टर राज कुमार जी की नियोता जी खबर लेकर पहुंचे हैं। तो चलिए सुनते हैं खबर और खबर की तरफ चलते हैं। इस बहस को देखते हुए लगा कि तेजस्वी यादव के बयान के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण पर कुछ तो कहेंगे, मगर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। अभी तक उन्होंने सदन के बाहर भी इस पर बयान नहीं दिया है, जबकि उन्हीं के पार्टी के सांसद हैं गिरधारी यादव। उन्होंने बयान दिया है कि चुनाव आयोग एसआईआर थोप रहा है। खुद उन्हें 10 दिन लग गए दस्तावेज जुटाने में, बिहार की जनता कहां से जुटा पाएगी। तेजस्वी यादव ने विधानसभा में कहा कि नागरिकता के नाम पर बिहार में वोटर लिस्ट की जांच हो रही है, लेकिन जब चुनाव आयोग ने हलफनामा दिया उसमें किसी घुसपैठ का जिक्र तक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में मामला अध्यक्ष महोदय चल रहा है और कल ही चुनाव आयोग ने एफिडेविट, चुनाव आयोग में हलफनामा दिया है 780 पेजों का। उस 780 पेज में कोई विदेशी, नेपाली, बांग्लादेशी, म्यांमार, घुसपैठिए का कहीं भी जिक्र नहीं है, कहीं भी जिक्र नहीं है। तो आप जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है, जब इलेक्शन कमीशन नहीं मान रहा है कि कोई घुसपैठिया नहीं है, कोई भी, अरे भाई सुन लो ना, आप अपनी बात कहिए ना, अपनी बात कहिए। कोई बाहर, वही विदेशी के वोट से नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन गए। वही विदेशी वोट से नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए। अरे अब तू चुनाव जीत गए। नेता विरोधी दल इधर देख के बात करिए ना, इधर देख के बोलिए, बोलिए। इधर देख के, उधर क्यों देखते हैं आप? इधर देखो यार, इधर क्या देखो। बैठिए, बैठिए प्रेम जी, बैठिए। बैठे बैठे मत बोलिए, बैठ जाइए। आप भी बैठे बैठे मत बोलिए, बोलिए। फरवरी एक नेता बोल रहे हैं, आपके नेता। एक मिनट अध्यक्ष महोदय, अभी दूध का दूध, पानी का पानी हम कर देते हैं। अभी सुनो भाई, बीजेपी के 52,986 पंजीकृत बीएलए ने कभी भी विदेशी नागरिकों के मामले चुनाव आयोग के सामने नहीं उठाए। आखिर चुनाव आयोग का वह सूत्र कौन था? अगर उसे बांग्लादेश, म्यांमार के नागरिक बिहार में मिले हैं तो चुनाव आयोग ने अपने हलफनामे में इसका जिक्र क्यों नहीं किया? जब इससे जुड़ी खबरें तमाम अखबारों में छप गईं, तब इसका खंडन क्यों नहीं किया गया कि आयोग के किसी सूत्र का यह काम नहीं है और किसी बीएलओ को बांग्लादेश, म्यांमार, नेपाल के नागरिक मिलने की सूचना नहीं है। मीडिया गलत खबरें छाप रहा है। क्या मीडिया ने अपनी इन खबरों पर कोई सफाई दी है? तेजस्वी यादव ने जब इस पर बोलना शुरू किया तो उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा आक्रामक हो गए, लेकिन इस सवाल पर आने के बजाय सूत्र को लेकर तेजस्वी ने मूत्र से तुलना की थी, उसकी तरफ इशारा करने लग गए और उस पर भिड़ गए। यहाँ दो उप मुख्यमंत्री बैठे, दोनों उप मुख्यमंत्री सूत्र के हवाले से बयानबाजी शुरू कर दिए कि बांग्लादेशी आ गया, नेपाली आ गया, म्यांमार का आ गया। कल परसों ही सुन तो लो भैया, पर एक मिनट अध्यक्ष महोदय, सूत्र को क्या कहते हैं और सूत्र पर ही तो ये सारी बात कर रहे हैं।
नहीं सूत्र पर बैठो ना भाई आप। ये जनता को भरमाने का खेल बंद अध्यक्ष करें। बैठ जाइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, ये बरगला रहे हैं बिहार बहुत की हल्के जनता आदमी को। हैं आप। बैठिए ना यहाँ पे। अरे बहुत आप हल्के आदमी हैं। भिसंडी बनाने वाले हैं। आप सूत्र के अध्यक्ष आधार पर ही क्या क्या शब्द का गंभीर उपयोग विषय पे करके चर्चा चल रही बिहार है। को लज्जित करते हैं। बैठ जाइए ना। क्या चुनाव मतलब? आयोग का क्या मतलब? आप बैठिए बैठिए। बहुत हल्कापन आप दिखाते हैं। बिहार की जनता क्या इसी से लज्जित है कि सूत्र को मूत्र कहा गया? क्या इस बात से लज्जित नहीं कि सूत्रों के इस्तेमाल से उस तक फर्जी सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं, उसे भरमाया जा रहा है? क्या बिहार की जनता एक गलत शब्द और एक भयंकर गलत काम में फर्क नहीं कर सकती कि दोनों में से खतरनाक कौन है? क्या उससे फर्क नहीं पड़ता कि सूत्रों के हवाले से बांग्लादेश, म्यांमार और नेपाल का घुसपैठिया मिलने की खबरें, झूठी खबरें फैलाई गईं? इसे लेकर बीजेपी और जदयू क्यों नहीं चुनाव आयोग से शिकायत कर रहे हैं? क्या उन्हें यह झूठ पसंद है? चुनाव आयोग को 21 जुलाई तक सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना था कि क्यों आधार कार्ड, वोटर आई कार्ड और राशन कार्ड को दस्तावेज के रूप में मान्य नहीं किया जा सकता है। 28 जुलाई को इस पर सुनवाई होगी। चुनाव आयोग ने हलफनामा दे दिया है। आयोग ने अपने हलफनामे में कहा है कि आधार कार्ड, राशन कार्ड और वोटर आई कार्ड विश्वसनीय दस्तावेज नहीं है। आयोग का कहना है कि वोटर आई कार्ड की ही तो जांच हो रही है, तो पुराने वोटर आई कार्ड को कैसे मान्य कर सकते हैं? और आधार कार्ड पहचान का प्रमाण नहीं है। यहां हम इंडियन एक्सप्रेस में छपी दामिनी नाथ की रिपोर्ट के बारे में बताना चाहते हैं। झारखंड चुनाव के समय भी घुसपैठिए का फर्जी भूत खड़ा किया गया। तब 71 मतदाताओं की जांच हुई और आधार कार्ड को ही चेक किया गया। सबके आधार वैलिड पाए गए। यह बात उस समय आयोग ने झारखंड हाई कोर्ट को दिए अपने हलफनामे में लिखी है। इस बार सुप्रीम कोर्ट को दिए हलफनामे में चुनाव आयोग का कहना है राशन कार्ड को इसलिए मान्य नहीं किया क्योंकि बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड बन गए हैं। केंद्र सरकार ने 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाए हैं। बताइए, अभी तक केंद्र सरकार यह दावा कर रही थी कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन अनाज दिया जा रहा है, तो 5 करोड़ फर्जी राशन कार्ड हटाने के बाद क्या यह संख्या घट गई है? चुनाव आयोग केंद्र सरकार के सबसे बड़े अभियान की भी हवा निकाल रहा है। 11 ऐसा डॉक्यूमेंट मांगा जा रहा है जो गरीब के पास ही नहीं है महोदय। क्यों नहीं आधार को जोड़ा गया? आप इलेक्शन कमीशन ने आधार को लिंक किया था वोटर आईडी से ताकि डुप्लीकेसी ना हो महोदय। क्यों नहीं राशन कार्ड इंक्लूड किया जाता है? क्यों नहीं मनरेगा कार्ड यूज करने के लिए अनुमति दी गई? बल्कि ये बात सुप्रीम कोर्ट में भी मामला चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को फटकार लगाते हुए सलाह दी कि आप आधार कार्ड यूज कीजिए, आप राशन कार्ड जो है आप इस्तेमाल करने का काम कीजिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फटकार और सलाह के बाद भी खुल के सामने आके अपनी बात को नहीं रखा। बिहार विधानसभा में तेजस्वी यादव बोलते जा रहे थे। सामने बैठे थे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, जिनका अभी तक एसआईआर पर एक भी बयान नहीं आया है। आपको हमने एक वीडियो में बताया भी था कि चंद्रबाबू नायडू भी मोदी सरकार के सहयोगी हैं, लेकिन उन्होंने चुनाव आयोग से कहा है कि जिस राज्य में चुनाव होने वाला हो वहां पर 6 महीना पहले यह काम नहीं होना चाहिए। वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होना चाहिए, लेकिन उसे नागरिकता साबित करने से नहीं जोड़ना चाहिए। मगर 20 साल से बिहार के मुख्यमंत्री पद पर विराजमान नीतीश कुमार ने एक शब्द नहीं कहा, ना सदन के बाहर, ना आज जब उनके पास मौका था, बल्कि तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बोल गए, मुख्यमंत्री बता दिया उन्होंने। लेकिन आप नीतीश कुमार को जवाब देते हुए खुद भी सुनिए। बात यह है कि आज का दिन पहले क्या है, सब लोगों को अपना अपना जो देता है तो उसी को ना सुनने का समय है। तो अरे सुनो ना पहले। हाँ अरे पहले तो थे ना। ये तरीका होगा तो नहीं होगा बोलने के लिए, किसी को नहीं दिया जाएगा। अब बात ही बोल रहा है। अरे काहे के लिए बोल रहे हो? जब उम्र तुम्हारा कम था, तुम्हारे पिताजी 7 साल मंत्री थे और उसके बाद तुम्हारी माता 7 मंत्री रही, आज तुम मुख्यमंत्री रहे। और उसके बाद क्या उस समय की स्थिति है? अगर चाहोगे तो पहले क्या था
और उसके बाद से जब ये 20 साल हुआ, हम तो 9 महीना नहीं भी रहे, हमने दूसरे को दे दिया। और सारा का सारा बीच में 1.5 साल आप लोगों को भी किया, लेकिन आप लोग भी ठीक नहीं कर रहे थे तो छोड़ दिया। अब हम लोग जो साथ में रहे शुरू से, अब उन्हीं के साथ सब दिन रहेंगे। लेकिन आप सब लोग अंदाजा लगा सकते हैं कि मुख्यमंत्री जी की अब स्थिति बिहार चलाने लायक, सरकार चलाने लायक अब नहीं रह गई है। और कैसे बिहार चल रहा है रिमोट कंट्रोल से दिल्ली के 2 लोग जो वहां बैठ रहे हैं, जो प्रधानमंत्री हो या अमित शाह हो, उन्हीं के इशारे पे ये सारा काम हो रहा है। और ये SIR भी उन्हीं लोगों के इशारे पे चुनाव आयोग कर रहा है। सवाल का जवाब नहीं देना है, अतीत और परिवार को लेकर टारगेट करना है, यही राजनीति है। क्या बिहार के मुख्यमंत्री के पास इस विषय पर बोलने के लिए कुछ भी नहीं? उन्हें कोई खामी नजर नहीं आती? 6 मिनट के भाषण में नीतीश कुमार के पास कुछ भी बोलने के लिए क्यों नहीं था? अरे ये सब चीज बोलने का क्या मतलब है? अरे आप तो आज तो तीसरा दिन है, 2 ही दिन और 3 ही दिन है, इसके बाद तो चुनाव होने वाला है। तो चुनाव होगा तो पूरे देश के लोग सोचेंगे कि क्या करना है। सवाल है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार क्या सोच रहे हैं? पूरा देश का क्या मतलब है? यह काम तो बिहार में हो रहा है। क्या इस तरह से बनाए जा रहे वोटर लिस्ट पर चुनाव होना चाहिए? बिहार में वोटर लिस्ट को लेकर गोदी मीडिया एकदम से साइलेंट है। जदयू के बांका से सांसद गिरधारी यादव ने बयान दिया है, चुनाव आयोग को व्यवहारिक ज्ञान नहीं है, बिहार के इतिहास या भूगोल का ज्ञान नहीं है, बरसात के दिनों में, खेती के समय में कागज मांगे जा रहे हैं, लोगों पर थोप दिया गया है। बिहार में जो SIR निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जा रहा है, उसका जो समय का निर्धारण किया गया है 1 महीने के अंदर कराने का, वो बिहार की जो जनता है उसके हित में नहीं है। बिहार के जो आम मतदाता हैं उनको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और जितना ये मतदाता हमारे जो बिहार से बाहर हैं उनको बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जो बिहार में भी मतदाता हैं, अभी जो माहौल है बिहार में वो खेती का माहौल है, बाढ़ का समय है, सब लोग खेती किसानी में रोपनी में लगा हुआ है, उसको इसके करने के लिए अपना खेती किसानी छोड़ के लगना पड़ रहा है। ये लोक कल्याणकारी राज्य है, चाहे जो भी संस्थाएं इस देश की हैं, संवैधानिक संस्था हो या जो भी संस्थाएं हैं, उसका भी दायित्व है कि बिहार के या देश की जनता को पहले जो सुविधा है उसके अनुसार काम करे। जो बिहार में जो अभी SIR निर्वाचन आयोग के द्वारा किया जा रहा है, इसका समय 6 महीना होना चाहिए था। और जब लोकसभा में चुनाव हो गया तो विधानसभा में कराने का कोई औचित्य नहीं है। और यदि कराना ही था तो लोकसभा के बाद पर्याप्त समय था, इलेक्शन कमीशन के बाद जब वो वोटर का नाम जोड़ रहे थे उसी समय करा लेते। ये लगता है कि बिहार की जनता को, हमारे राज्य के मतदाता भाइयों को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सब चीज जमा करने में हमारे जैसे सांसद को 10 दिन का समय लग गया। हमारा बेटा अमेरिका में रह रहा है, उसको ये क्या करें हम? बहुत सारे रिश्तेदार बाहर रह रहे हैं, जो सुदूर दूसरे प्रांतों में जो उद्योगों में मजदूर के रूप में काम कर रहे हैं, वो कैसे इतना जल्दी आ जाएगा? कैसे उसका हो पाएगा? कैसे वो साइन कर पाएंगे? हर प्रकार की फोटो लगाओ, हर आदमी को खर्च बढ़ा दिया है। इसीलिए ये जो SIR बिहार में किया जा रहा है, हम चाहते हैं कि इसका समय सीमा 6 महीना किया जाए और निश्चित तौर पर किसी भी मतदाता का जो वैध मतदाता है उसका नाम नहीं कटे। और संविधान में ये है, ये इलेक्शन कमीशन का दायित्व है कि वो वैध मतदाता को सारी सुविधा घर पर उपलब्ध करावे, ना कि उससे मांगे कि आप फोटो खिंचा के दीजिए, अब ये करके दीजिए। आप खुद से भेजिए सारे लोगों को, जो उपलब्ध है उसका वो खुद से फोटो खींचे। कितने खर्च बढ़ा दिया बिहार की गरीब जनता के बारे में, जो इलेक्शन कमीशन को जानकारी नहीं है कि वहाँ 100 रुपए के लिए लोग बाहर में नौकरी कर रहा है, दूसरी जगह काम कर रहा है और अपना जीवन यापन करने में उनको परेशानी होती है। वो चूंकि हमारा वोटर से नाम कटे नहीं, वो परेशानी के चलते बहुत सारे खर्चे को काट के अपना समय निकाल के कुछ कर रहा है। इसलिए समय निश्चित तौर पर बढ़ाना चाहिए और जो भी हो चुनाव आयोग अपने खर्चे पर सारा काम कराए, जनता और मतदाता पर इस बार को नहीं डाले। अगर जदयू के सांसद यह सच्चाई देख रहे हैं तो क्या जदयू एक पार्टी के रूप में नहीं देख रही? क्या जदयू को प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करनी चाहिए? वोटर लिस्ट के गहन पुनरीक्षण को लेकर खबरें छप रही हैं, कहीं कहीं छप रही हैं, लगातार और सघनता के साथ नहीं।
जिस तरह से अकेले अजीत अंजुम ने इसे लगातार कवर किया है, तथ्यों को उजागर किया है, अगर आप उनके सारे वीडियो देख लें तो लोकतंत्र के भविष्य को लेकर सन्नाटा मार जाएगा। यह अजीत अंजुम का वीडियो है। इस जगह के बारे में चुनाव आयोग की तरफ से ही ट्वीट किया गया। कुछ महिलाओं को यहां पावती फॉर्म दिए जाने की तस्वीर दिखाई गई। यह विधानसभा नंबर 129 है। इस तस्वीर में महिलाओं को फॉर्म के साथ रिसीविंग फॉर्म के साथ दिखाया गया, जिसके बारे में कहा गया कि इन्हें पावती फॉर्म दिया गया। अजीत अंजुम ने अपने कई वीडियो में दिखाया है और भास्कर ने भी यह खबर छापी है कि कई जगहों पर लोगों को दूसरा फॉर्म नहीं दिया गया। उसके बाद जब अजीत अंजुम इस गांव में गए तो महिलाओं ने बताया कि उन्हें एक फॉर्म दिया गया, उनके साथ फोटो खिंचाया गया और फिर फॉर्म लेकर चलते बने। हाथ में कोई फॉर्म नहीं दिया गया। ये फोटो है कहाँ पे, कौन वाला? यह है यह, हाँ इसके ऊपर के ये है। तोहर फॉर्म भरले वो दिन? हाँ भरल। और फॉर्म कहाँ है फिर? पास में ना मिले हमरा। डुप्लीकेट ना मिल रही कोई क्या? अब देखो इसमें तोरा अलावा में और के है? देखबै तब सब कोई ता हम ही साथ है। सब तो ही सब रहता है। और के है बताओ? यह हखिन दीदी हखिन। दीदी हखिन ये? हाँ वो पार के हखिन। अच्छा। ई हखिन कन्या हमरा कोई फोटो धरा का फोटो खींच लेलखिन हम। तो तोहरा हो है मां? हां तो बोललखिन स्कूल पढ़ता गेला लोग। बड़ा इंटरेस्टिंग है भाई। इन महिलाओं को स्कूल में बुलाया गया, इनको फोटो फॉर्म देकर खिंचवाया गया जो भरवाया गया होगा, और फोटो सब लेकर उसके बाद वो फॉर्म फिर ले लेलखुन थोड़ा सा। हाँ सबके ले लेलखिन। सबके फॉर्म ले लेलखुन। सबका फॉर्म वापस ले लिया गया और इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया पावती पत्र वितरित करते हुए। पावती मतलब एक्नॉलेजमेंट, जो वोटर के पास होना चाहिए नहीं है। महिला वोटर कह रही हैं कि वो ले लिया, मतलब क्या पिक्चर अपॉर्चुनिटी थी? मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण, इसे संक्षेप में SIR कहा जा रहा है। 25 जुलाई को फॉर्म भरने का पहला चरण पूरा हो जाएगा। जिस तरह से फॉर्म भरने के दौरान चुनाव आयोग के दावों से अलग मीडिया के सीमित हिस्सों में खबरें आई हैं, उससे साफ है कि इस प्रक्रिया को दावे के दम पर ही सही ठहराया जा रहा है। 28 जुलाई की बहस से पहले सुप्रीम कोर्ट में लोगों को इसमें दिलचस्पी लेनी होगी कि बिहार में क्या हो रहा है, किसका नाम कट रहा है, क्यों कट रहा है। क्या उस वोटर को पता चलेगा कि उसका नाम कट गया? क्या बिहार के लोग चेक कर रहे हैं? सदस्यगण, मैं आपसे आग्रह करता हूं, संसद हमारी 23 जुलाई को लोकसभा और राज्यसभा में विपक्ष ने नियम 56 के तहत विशेष गहन पुनरीक्षण पर चर्चा की मांग की। इसे लेकर हंगामा हो गया और सदन की कार्यवाही 2 बजे तक स्थगित कर दी गई। 2 बजे फिर दोनों सदन की कार्यवाही शुरू होती है, लेकिन ज्यादा देर तक नहीं चल सकी। विपक्ष के हंगामे के बीच दोनों सदन को 24 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दिया गया। 23 जुलाई की सुबह कार्यवाही के दौरान जब विपक्ष के सांसद वेल में तख्तियां लेकर आ गए तो स्पीकर ओम बिरला ने कहा, सदन के भीतर आप सड़कों का आचरण कर रहे हैं। सदन में तख्तियां लेकर आने वालों पर मुझे निर्णायक कार्रवाई करनी पड़ेगी। संसद परिसर के बाहर फिर से इंडिया गठबंधन के सदस्यों ने SIR के खिलाफ प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव भी शामिल हुए। इन तख्तियों पर लिखा है कि चुनाव आयोग शर्म करो, मतदाता का अपमान मत करो, लोकतंत्र की हत्या है SIR, संविधान पर संकट है बीजेपी सरकार। SIR का मतलब है वोट के अधिकार की चोरी। सिर्फ 52 लाख की बात नहीं है, सिर्फ बिहार की बात नहीं है। महाराष्ट्र में इन्होंने चीटिंग की। हमने सवाल पूछे इलेक्शन कमीशन से, वोटर लिस्ट दिखाइए, इन्होंने वोटर लिस्ट नहीं दिखाई। हमने एक कंस्टिट्यूएंसी चुनी, वहां पे हमने डीप डाइव किया, क्योंकि प्रॉब्लम क्या है, ये वोटर लिस्ट देते हैं पेपर में, और पेपर की जब वोटर लिस्ट आती है उसको एनालाइज किया नहीं जा सकता। तो एक कंस्टिट्यूएंसी ने हमने पूरी की पूरी वोटर लिस्ट ली, उसको डिजिटल फॉर्मेट किया, 6 महीने लगे हमने, मगर हमने सारा का सारा मतलब इनका सिस्टम निकाल दिया। ये कैसे करते हैं,
कौन वोट करता है, कहां से वोट होता है, कैसे नए वोटर बनते हैं, पूरा का पूरा हमें मालूम है। नहीं, अब इनको समझ आ गई बात, ठीक है। और अब इन्होंने क्या किया है कि अब हम बिहार का पूरा सिस्टम नए तरीके से करेंगे, वोटर डिलीट करेंगे और नए तरीके से वोटर लिस्ट लाएंगे। हिंदुस्तान में इलेक्शन चोरी किए जा रहे हैं, ये रियलिटी है हिंदुस्तान। 22 जुलाई को चुनाव आयोग ने अपनी प्रेस रिलीज में बताया है कि बिहार में 53 लाख से अधिक ऐसे वोटर हैं जो अपने पते पर नहीं पाए गए। इस 53 लाख में से 18,66,000 से अधिक वोटर की मृत्यु हो गई है। क्या आपको पता है कि 7 जनवरी को जब चुनाव आयोग ने बिहार के वोटर लिस्ट की समीक्षा की अंतिम सूची प्रकाशित की तो केवल 4 लाख नाम ही कटे। चुनाव आयोग की यह सूची उस पूरे काम पर गंभीर सवाल उठाती है जो जून 2024 से नवंबर 2024 के बीच चला। क्या उन्हें नाम काटने के लिए 4 लाख लोग ही मिले? जाहिर है इनमें से ऐसे होंगे जिनकी मृत्यु हो गई होगी, लेकिन इस बार के लिस्ट में 18.5 लाख से अधिक लोगों की मृत्यु बताई जा रही है। इतना अंतर कैसे आ सकता है? 26 लाख से अधिक लोग स्थायी रूप से बिहार से बाहर जा चुके हैं और 7 लाख ऐसे हैं जिनके 2-2 वोटर आई कार्ड हैं। इस संख्या की ऑडिट कौन करेगा? या चुनाव आयोग जो कहेगा अब वही मान लिया जाएगा? टीडीपी ने सुझाव दिया है चुनाव आयोग को ही कि लिस्ट में जब गड़बड़ी पाई जाए तो सीएजी जैसी संस्था से ऑडिट करानी चाहिए। कुछ दिन पहले ही यह सुझाव दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, पहली बात की डॉक्यूमेंट को लेकर सवाल है। 11 ऐसे डॉक्यूमेंट जो गरीब के पास नहीं है, कहां से हो जाएगा? डॉक्यूमेंट बनाएगा 25 दिन के अंदर? अब तो समय भी खत्म हो गया। कहां से? 4.5 करोड़ लोग बिहार के लोग जो है बाहर पलायन करते हैं। राज्यसभा में ये हमारे सांसद द्वारा सवाल पूछा गया, लेबर मिनिस्ट्री जवाब देती है कि लगभग 3 करोड़ बिहारी रजिस्टर्ड हैं लेबर जो बाहर रहते हैं, तो नॉन रजिस्टर्ड का मिला ले तो 4.5 करोड़ जो बिहार के लोग जो हैं वो बाहर रहते हैं। कुछ काम के लिए जाते हैं, कुछ छोटी अवधि के लिए जाते हैं, कुछ लंबे अवधि के लिए जाते हैं, लेकिन वोट देने वो बिहारी आते हैं महोदय। अब डर है कि उन लोगों का भी जो है वोटर लिस्ट से नाम जो है महोदय कट जाएगा। और चुनाव आयोग कौन होता है? नागरिकता साबित करने वाला। ये काम भारत सरकार और गृह मंत्रालय का काम है। चुनाव आयोग का काम है निष्पक्ष चुनाव कराना। कहीं कोई कानून में अगर लिखा हो कि नागरिकता की बात है। नागरिकता साबित करने की बात से चंद्रबाबू नायडू सहमत नहीं है। उनकी पार्टी ने चुनाव आयोग को लिखकर दे दिया है। इंडियन एक्सप्रेस की दामिनी नाथ ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि जब झारखंड विधानसभा चुनाव के समय बांग्लादेशी घुसपैठिए का मामला उठा, आपको याद होगा बीजेपी के बड़े बड़े नेता जोर शोर से उठाया करते थे, तब चुनाव आयोग ने मतदाता सूची की समीक्षा नहीं की। क्यों नहीं की? इस सवाल की पड़ताल दामिनी नाथ ने की है। तब राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने चुनाव आयोग की प्रक्रिया का बचाव किया, कहा कि आयोग मतदाता सूची बनाने के लिए कई प्रक्रियाओं का पालन करता है, अवैध वोटर शामिल नहीं हो सकता। इस हिसाब से बिहार में क्यों दिक्कत हो गई, बिहार में क्यों किया जा रहा है, वह भी चुनाव से ठीक पहले 2003 में बिहार के साथ साथ झारखंड में भी वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण किया गया था। दामिनी नाथ ने एक्सप्रेस में लिखा है, अवैध प्रवासी के वोटर लिस्ट में शामिल होने के मामले को लेकर हलफनामे में झारखंड के निर्वाचन अधिकारी ने कहा है, अगर किसी की नागरिकता के ऊपर संदेह करने की ठोस वजह नहीं है और सरकार द्वारा जारी दस्तावेज हैं तो ईआरओ के पास नागरिकता को लेकर सवाल उठाने या जांच बिठाने की सीमित शक्तियां होती हैं। इसे पढ़कर तो यही लगता है कि अगर बिहार में किसी की नागरिकता पर संदेह हो तो आयोग या जिला प्रशासन के पास शक का ठोस आधार होना चाहिए। ऐसी स्थिति में किस तरह की प्रक्रिया अपनाई जाती है, इसके बारे में झारखंड के हलफनामे में चुनाव आयोग ने विस्तार से बताया है। निर्वाचन पंजीकरण अधिकारी ईआरओ नागरिकता को लेकर फैसला नहीं कर सकता, साफ साफ लिखा है। फॉर्म 7 पर गृह मंत्रालय को फैसला करना होगा। अगर कोई वोटर नागरिक नहीं है तो इसे आयोग को साबित करना है कि कैसे नागरिक नहीं है। वोटर की जिम्मेदारी नहीं है कि वह अपनी नागरिकता साबित करे।
अजीत अंजुम ने योगेंद्र यादव से सुप्रीम कोर्ट में दायर हलफनामे को लेकर विस्तार से बात की है। दस्तावेज के आंकड़ों पर योगेंद्र ने कठोर सवाल उठाए हैं। 24 जून का आदेश देते वक्त चुनाव आयोग के पास कोई आंकड़ा नहीं था, क्योंकि चुनाव आयोग ने चिट्ठियां ही बाद में लिखी। ये सब आपने जब शोर किया, हम लोगों ने शोर किया, उसके बाद चिट्ठियां लिखी हैं। मतलब उस दिन तक इनके पास कोई आंकड़ा नहीं था। यही हमारे मन में शक था कि बगैर आंकड़े के लिया गया फैसला है। दूसरा, आप जब आंकड़े देना शुरू करते हैं तो छोटे छोटे खेल है, जैसा कि आप अनुमान लगा ही सकते हैं। कह रहे हैं कि मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट जो है वो तो बिहार में कुल मिला के बताते हैं कितना, 2 करोड़ 86 लाख लोगों को मैट्रिक सर्टिफिकेट मिल चुका है। अब इनका डेट देखिए कहां से, 1980 से गिन रहे हैं। अरे भाई, 1980 वाले को आपके मैट्रिक सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं है। जिसने 1980 में मैट्रिक की होगी, लगभग वो मेरी जनरेशन के लोग आ गए। मैंने 1980 में मैट्रिक की, वो तो 85 के रोल में आ चुके होंगे ऑलरेडी। एग्जैक्ट, वो 2003 के रोल पे ऑलरेडी है। उनको दिक्कत क्या है? उनका क्यों हिसाब दे रहे हो भाई? और वो दे रहे हैं सन 2025 का। भैया, जिसने 2025-24 में मैट्रिक की है वो अभी वोटर बनने के लिए एलिजिबल नहीं है। बहुत इंपॉर्टेंट, सही पॉइंट पकड़ा। 2025 ही नहीं, हो सकता है 2022-23। तो मतलब सही पॉइंट आपने बोला कि अगर हम 80 क्या सर, हम अगर देखते हैं 95-97 तक भी जिसने मैट्रिक किया, यहाँ तक कि 98-99 तक भी जिसने मैट्रिक किया, और बिहार में तो लेट भी मैट्रिक करते हैं, 2000 में भी अगर मैट्रिक किया तो 18 पार कर चुका होगा और 2003 की लिस्ट में वो ऑलरेडी आ चुका होगा। फिर ये कहते हैं बर्थ सर्टिफिकेट इशू किए गए 2001 से 2024 तक। मेरा प्रश्न ये जो बाद में ब्रैकेट में कहते हैं कि हुजूर, जिसको आपने 2024 में बर्थ सर्टिफिकेट इशू किया, वो व्यक्ति आपसे वोट मांगने के लिए आ रहा है। 18 महीने का बच्चा आपसे वोट लेने के लिए आ रहा है। मतलब क्या कर रहे हो आप ऐसी बातें करके? नीचे वो खुद ही लिख रहे हैं कि 2007 के से पहले वाले नॉट एलिजिबल हैं एटसेट्रा। तो आप ये आंकड़ा क्यों दे रहे हो भाई मेरे को? अजीत अंजुम ने वोटर लिस्ट को लेकर कई सारे वीडियो बनाए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि उनकी पूर्व इजाजत से कोई भी चाहे तो अपनी रिपोर्ट में उनके इन वीडियो का इस्तेमाल कर सकता है, मगर पूर्व इजाजत से। हम अपने डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो के लिंक दे देंगे। इन वीडियो को क्यों कम देखा गया, इस पर भी विचार कीजिए। आप सभी उनके वीडियो को देखिए और साझा कीजिए। जानिए भी, पता चलना चाहिए कि किस तरह से यह काम किया जा रहा है। अगर किसी को लगता है कि अजीत अंजुम का वीडियो रोका जा रहा है, तब उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उनका वीडियो गांव-गांव में दिखाया जाए। पूछना चाहिए कि क्या इस तरह की गड़बड़ियों के साथ इतने कम समय में वोटर लिस्ट का, 8 करोड़ लोगों के वोटर लिस्ट का गहन पुनरीक्षण होना चाहिए। आप सभी वोटर हैं, यह काम पूरे देश में होगा। इससे आप अनजान नहीं रह सकते हैं। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। उम्मीद करता है आपको खबर पसंद आई होगी। अगर आपको खबर पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।